गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ इज विकास योगी। और गाइज आप देख रहे हैं योगी नर्सिंग कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑनलाइन नर्सिंग लेक्चर्स। और गाइज जैसा कि आपको पता है अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं ओबीजी यानी कि ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजी। और गाइज आज का जो लेक्चर है ये ओबीजी का 10th लेक्चर है यानी कि 10वां लेक्चर है। गाइज इससे जस्ट प्रीवियस का जो लेक्चर था उसके अंदर अपन ने कम्प्लीटली एवरीथिंग डिस्कस किया था यूट्रस के रिगार्डिंग। और गाइज यूट्रस से पहले अपन ने विजाइना डिस्कस किया था। इसका मतलब है अपन ने फीमेल के इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर एक तो विजाइना डिस्कस कर लिया है और एक यूट्रस डिस्कस कर लिया है। और गाइज आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है फैलोपियन ट्यूब यानी कि फीमेल का जो थर्ड इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो अपन आज डिस्कस कर रहे हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं गाइज, फैलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। तो गाइज चैनल के ऊपर बने रहिए। अगर आप यहाँ पे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को गाइज लाइक कीजिएगा, लेक्चर को शेयर कीजिएगा और साथ साथ में सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना है ताकि हर एक लेक्चर की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आपकी कोई क्लास मिस नहीं हो। तो लेट्स गो गाइज, अपन अपना टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं। एक बार बच्चों को और जुड़ जाने थोड़ा सा वो 2 मिनट के लिए और बच्चे कनेक्ट हो जाते हैं गाइज, फिर मैं टॉपिक को कंटिन्यू रखूँगा ताकि अपना स्टडी का फ्लो बना रहे। गुड मॉर्निंग। चलो और गाइज लेक्चर को एक बार आपके पास जितने भी स्टडी के ग्रुप्स हैं उन सभी के सभी ग्रुप्स के अंदर एक बार लेक्चर को शेयर कर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपने साथ में कनेक्ट हो सके, है ना। एक बार शेयर कर दो, आपके पास जितने भी नर्सिंग स्टडी के ग्रुप्स हैं सभी के अंदर लेक्चर को एक बार शेयर कर दो। चलो तो अपन डिस्कस करते हैं गाइज। जैसा कि आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा है आज अपन डिस्कस करने वाले हैं थर्ड इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इट मीन्स जिसे अपन क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं। तो गाइज एक बार तो अपन डायग्रामेटिकली फैलोपियन ट्यूब को समझेंगे कि साहब आखिर फैलोपियन ट्यूब होती क्या है, कहाँ पर होती है और साथ साथ में इसके साथ साथ में कौन सी एसोसिएटिव स्ट्रक्चर्स यहाँ पे प्रेजेंट मिलेगी। तो गाइज मैं यहाँ पर एक बार डायग्राम को थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से डायग्राम के अंदर विजिबिलिटी देखने को मिल जाए। थोड़ा सा मैं डायग्राम को जूम कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से डायग्राम विजिबल हो जाए। तो चलो हो गया। तो गाइज अपने को पता है कि भाई जो फैलोपियन ट्यूब होती है ये क्या है गाइज, ये एक ट्यूब लाइक एक प्रकार से फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रक्चर होती है जैसे कि विजाइना होती है। और गाइज ये जो फैलोपियन ट्यूब होती है वो क्या अपने यूट्रस की जो बॉडी कैविटी होती है 3.5 सेंटीमीटर की जो यूट्रस की बॉडी कैविटी होती है इससे कनेक्ट रहती है। कौन, ये फैलोपियन ट्यूब। और ध्यान रखना इससे भी कहाँ पर जो यूट्रस का फंडस पार्ट होता है डोम शेप का, यानी कि ये यूट्रस का फंडस पार्ट है डोम शेप का, इस डोम शेप के फंडस पार्ट के जस्ट नीचे दोनों साइड में, राइट साइड के अंदर भी और लेफ्ट साइड के अंदर भी गाइस 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स ओपन होती है यूट्रस के अंदर, यूट्रस की कैविटी में, बॉडी कैविटी के अंदर। और गाइस इन दोनों की दोनों ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को अपन किस नाम से जानते हैं, फैलोपियन ट्यूब के नाम से अपन इन्हें जानेंगे। तो गाइज जैसा कि मैं डायग्राम के अंदर मार्क कर रहा हूँ ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है लेफ्ट साइड में और इस तरफ है राइट साइड के अंदर, इन दोनों को अपन क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। जो दोनों के दोनों ध्यान रखना फंडस के जस्ट बिलो यूट्रस के अंदर क्या होती है, ओपन होती है या फिर यूट्रस के साथ में क्या होती है, कनेक्ट रहती है। फॉर काइंड ऑफ नॉलेज यहाँ से ध्यान रखना है गाइज, इस फैलोपियन ट्यूब के एक नहीं अनेक नाम होते हैं, आपको ध्यान रखना है। स्पेशली साइनोम्स के ऊपर फोकस करना है वरना एक अनोदर नेम की वजह से आपके एक टॉपिक के ऊपर की गई 3, 4, 5 घंटे की पूरी मेहनत बेकार जा सकती है। इसलिए आपको स्पेशली उस चैप्टर के या फिर जो भी आप टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले उनके साइनोम्स का पता होता है। तो गाइज यहाँ पर अपन फैलोपियन ट्यूब पढ़ रहे हैं और अपन जानना चाहेंगे गाइज, अपन बात करना चाहेंगे कि जो फैलोपियन ट्यूब होती है इस फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम क्या है
है। तो गाइस ऐसा कि आप जानते हो कि जब भी फैलोपियन ट्यूब का इन्फ्लामेशन होता है तो अपन टर्म कौन सी काम में लेते हैं गाइज? साल्पिंजाइटिस। क्या काम में लेते हैं टर्म? साल्पिंजाइटिस। गाइज अपन साल्पिंजाइटिस क्यों कहते हैं फैलोपियन ट्यूब के इन्फ्लामेशन को? क्योंकि गाइज ये जो फैलोपियन ट्यूब है इसका जो दूसरा नाम है वो क्या नाम है गाइज? साल्पिन्स। यानी कि फैलोपियन ट्यूब का जो साइनोम्स है यानी कि जो अनोदर नेम है वो क्या है गाइज? साल्पिन्स के नाम से अपन इसे जानते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। देन इसके साथ साथ में अगर अपन कहें साल्पिन्स के बाद में अपन बात करें तो साहब इस फैलोपियन ट्यूब का एक तीसरा नाम और है। अपन इस फैलोपियन ट्यूब को क्या कह सकते हैं? ओविडक्ट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं गाइज? ओविडक्ट कहते हैं। ध्यान रखना, ओविडक्ट क्यों कहते हैं अपन फैलोपियन ट्यूब को? क्योंकि जो फैलोपियन ट्यूब है वो ओवम को रिसीव करती है कहाँ से? ओवेरी से, और साथ साथ में ओवम का ट्रांसपोर्टेशन भी करती है। यानी कि ओवम इस डक्ट के थ्रू क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है, मूव करता है, ट्रेवलिंग करता है। इसलिए अपन इस फैलोपियन ट्यूब को क्या कह सकते हैं? ओविडक्ट भी कह सकते हैं। देन इसके साथ साथ में नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक नाम की और बात करना चाहूँगा गाइज। इसी फैलोपियन ट्यूब को अपन यूटेराइन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। क्या कह सकते हैं अपन? इसी फैलोपियन ट्यूब को अपन यूटेराइन ट्यूब भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि गाइस ये जो फैलोपियन ट्यूब है ये यूट्रस के साथ में कनेक्ट रहती है, यूट्रस की बॉडी कैविटी से कनेक्ट रहती है, यूट्रस के फंडस पास्ट के जस्ट बिलो ये ओपन होती है। इसीलिए अपन फैलोपियन ट्यूब को क्या कह सकते हैं? यूटेराइन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। तो गाइस आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि फैलोपियन ट्यूब के 3 दूसरे नाम और हैं, जिनमें पहला क्या है? साल्पिन्स है, दूसरा ओविडक्ट और तीसरा क्या है? यूटेराइन ट्यूब है। क्लियर गाइज? तो गाइज नेक्स्ट अपन यहाँ से बात करना चाहेंगे क्या कि भाई जैसे कि फैलोपियन ट्यूब का इन्फ्लामेशन होता है ना, तो जब फैलोपियन ट्यूब का इन्फ्लामेशन होता है तो अपन क्या कहते हैं? साल्पिंजाइटिस के नाम से अपन इसे जानते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जिनका आपको ध्यान में रखना है। साल्पिंजाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। देन गाइज ध्यान रखना, जब भी अपन फैलोपियन ट्यूब को अपन जब अंदर से एग्जामिन करते हैं इंटरनल स्कोप के द्वारा, इंटरनल डिवाइस के द्वारा, इंटरनल एंडोस्कोप के द्वारा, तो गाइज ऐसी कंडीशन में जब भी अपन इंटरनल ऑर्गन्स को विजुअलाइज करते हैं तो उसके लिए अपन परफिक्स काम में लेते हैं, यानी कि पीछे लगने वाला टर्म अपन काम में लेते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्कोपी। क्या कहते हैं? स्कोपी। अगर यहाँ पर आप स्टोमक को विजुअलाइज कर रहे हो तो आप कहते हो यहाँ पर गैस्ट्रोस्टोमी। अगर आप यूट्रस को विजुअलाइज कर रहे हो तो यहाँ पर आप इसे कहते हो स्टेरोस्कोपी। बिकॉज यूट्रस का दूसरा नाम क्या है? हिस्टर है। इसे वोम भी अपन कहते हैं। कहने का मतलब स्कोपी का मतलब विजुअलाइजेशन ऑफ द एनी इंटरनल बॉडी पार्ट, यानी किसी भी इंटरनल बॉडी पार्ट का किसी एंडोस्कोप के द्वारा विजुअलाइज करना या फिर किसी भी डिवाइस के द्वारा उसे देखना क्या कहलाता है? स्कोपी कहलाता है। और अगर आपको यहाँ से पूछे कि साहब फैलोपियन ट्यूब का विजुअलाइजेशन क्या कहलाएगा, तो गाइज अपन इसे कहेंगे साल्पिंजोस्कोपी। किस नाम से जानेंगे अपन इसे? साल्पिंजोस्कोपी के नाम से जानेंगे। सो यहाँ से 2 टर्म का भी ध्यान रखना है। एग्जाम में पूछ सकता है, आपको सीधा पूछ सकता है कि इन्फ्लामेशन यानी कि विच टर्म रेफर फॉर द इन्फ्लामेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। कि साहब जब फैलोपियन ट्यूब का इन्फ्लामेशन होता है तो इसके लिए कौन सी टर्म रेफर की जाती है? तो साल्पिंजाइटिस। देन आपसे पूछ सकता है कि विच टर्म रेफर फॉर द इंटरनल विजुअलाइजेशन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। कि जब फैलोपियन ट्यूब का इंटरनल विजुअलाइजेशन करते हैं तो इसके लिए कौन सी टर्म रेफर की जाती है? तो गाइज जिसके लिए टर्म रेफर की जाती है कौन सी? साल्पिंजोस्कोपी। गाइज इन 2 टर्म्स के साथ साथ में मैं आपको यहाँ पर एक नई टर्म और बताना चाहूँगा जिसका नाम क्या है? साल्पिंजोग्राफी। अपन इसे क्या कहेंगे गाइज? साल्पिंजोग्राफी के नाम से अपन इसे जानेंगे। ध्यान रखना बच्चों, ग्राफी डिनोट करता है एक्सरे स्टडी को। किसको डिनोट करता है? ये एक्सरे स्टडी को डिनोट करता है। तो यहाँ पे जो साल्पिंजोग्राफी टर्म है, साल्पिंजोग्राफी का मतलब होता है एक्सरे स्टडी ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। क्या कि साहब फैलोपियन ट्यूब की एक्सरे स्टडी करना क्या कहलाता है?
साल्पिंजियोग्राफी कहलाता है गाइज। ये जो साल्पिंजियोग्राफी का है ये पीजीआई के अंदर 2016 में पुटअप हुआ है। जीएमसीएस के अंदर ये 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पुटअप हुआ है और भी कई एग्जाम्स के अंदर ये पुटअप हुआ है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट टर्म आपको ध्यान में रखना है कि सब साल्पिंजियोग्राफी का मतलब क्या होता है, एक्सरे स्टडी ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि फैलोपियन ट्यूब के एक्सरे स्टडी को क्या कहा जाता है, तो अपन यहाँ से क्या कहेंगे, साल्पिंजियोग्राफी कहेंगे। देन इसके बाद में दो टर्म और हैं जो तो आप भली बात ही जानते हो, बिकॉज आप पहले से ही जानते हो अगर किसी भी मेडिकल टर्म के परफिक्स में यानी कि पीछे अगर स्टोमी लगा है तो गाइज स्टोमी कहता है कि यहाँ पे क्या बनाई गई है, आर्टिफिशियल ओपनिंग बनाई गई है। जैसे कि ट्रेकियोस्टोमी, ट्रेकिया में आर्टिफिशियल स्टोमी यानी कि ओपनिंग बनाना, इलियोस्टोमी, इलियम में आर्टिफिशियल ओपनिंग बनाना, गैस्ट्रोस्टोमी, स्टोमक में आर्टिफिशियल ओपनिंग बनाना। तो इसी प्रकार मैं यहाँ पे टर्म आपको कहना चाहूँगा क्या, साल्पिंजियोस्टोमी। कौन सी टर्म देना चाहूँगा मैं यहाँ पे आपको, साल्पिंजियोस्टोमी। और गाइज जो साल्पिंजियोस्टोमी है, साल्पिंजियो का मतलब फैलोपियन ट्यूब और स्टोमी का मतलब ओपनिंग, यानी कि फैलोपियन ट्यूब के ऊपर कोई आर्टिफिशियल ओपनिंग क्रिएट करना क्या कहलाता है, साल्पिंजियोस्टोमी के नाम से अपन इसे जानेंगे। देन यहाँ से मैं आपको एक टर्म और देना चाहूँगा। आप भली बात ही जानते हो अगर किसी भी टर्म के परफिक्स में अगर एक्टमी लगता है तो इसका मतलब है रिमूवल। क्या इसका मतलब है, रिमूवल। जैसे कि थायराइडेक्टमी, भाई थायराइड ग्लैंड को रिमूव करना। जैसे कि एड्रिनलेक्टमी, कहने का मतलब एड्रिनल ग्लैंड को रिमूव करना। हिस्टेरेक्टमी, इसमें भी एक्टमी लग गया, हिस्टर का मतलब यूट्रस, एक्टमी का मतलब रिमूव करना यानी कि रिमूवल ऑफ द यूट्रस। इसी प्रकार मैं यहाँ पे एक टर्म और बताना चाहूँगा आपको जिसका नाम क्या है, साल्पिंजेक्टमी। क्या नाम है, साल्पिंजेक्टमी। गाइज एक्टमी का मतलब रिमूव करना, साल्पिंस का मतलब फैलोपियन ट्यूब, इस मीन्स साल्पिंजेक्टमी का मतलब हो गया रिमूवल ऑफ द फैलोपियन ट्यूब्स। तो गाइज यहाँ से आपको ये फैलोपियन ट्यूब के रिगार्डिंग 5 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज आपको ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी ध्यान में रखनी है, 1 मिनट के लिए मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। अगर फैलोपियन ट्यूब का इन्फ्लामेशन होता है तो कौन सी टर्म रेफर करते हैं अपन इसके लिए, साल्पिंजाइटिस टर्म रेफर करते हैं। अगर फैलोपियन ट्यूब का अगर अपन विजुअलाइज करते हैं तो कौन सी टर्म रेफर करेंगे, साल्पिंजियोस्टोमी टर्म रेफर करेंगे। अगर अपन यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब के एक्सरे स्टडी करते हैं तो कौन सी टर्म रेफर करेंगे, साल्पिंजियोग्राफी टर्म रेफर करेंगे। अगर यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में कोई आर्टिफिशियल ओपनिंग बनाते हैं तो कौन सी टर्म रेफर करेंगे गाइस, अपन साल्पिंजियोस्टोमी टर्म काम में लेंगे। अगर अपन फैलोपियन ट्यूब को रिमूव कर रहे हैं, एक्टमी है, तो अपन कौन सी टर्म यूज में लेंगे, साल्पिंजेक्टमी के नाम से अपन इसे जानेंगे। सो गाइस ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी किसके रिगार्डिंग, फैलोपियन ट्यूब्स के रिगार्डिंग। देन गाइस इसके बाद में मैं यहाँ पे नेक्स्ट बात करना चाहूँगा। देखो जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है कि फैलोपियन ट्यूब संख्या में 2 होती हैं, इसका मतलब ये राइट और ये लेफ्ट, यानी कि संख्या में कितनी हुई, फैलोपियन ट्यूब 2 हुई। तो इसका मतलब यू कैन से क्लियरली फैलोपियन ट्यूब्स आर इन पेयर्ड, यानी कि फैलोपियन ट्यूब नॉर्मली सिंगल नहीं होती है, ये पेयर्ड होती है, यानी कि संख्या में कितनी होती है, 2 होती है। देन इसके साथ साथ में एक बात और कहना चाहूँगा गाइज मैं यहाँ पे, यानी कि जो हर फैलोपियन ट्यूब की जो लेंथ होती है वो कितनी सेंटीमीटर होती है गाइज, 10 सेंटीमीटर क्या होती है, हर फैलोपियन ट्यूब की क्या होती है, लेंथ होती है। अगर मैं यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब की अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करूँ कि साहब यहाँ फैलोपियन ट्यूब होती कहाँ पर है, तो ये तो आपको पता है कि साहब पेल्विक कैविटी में होती है, यूट्रस के आइदर साइड होती है, यानी कि यूट्रस के दोनों साइड में होती है। लेकिन फिर भी अगर अपन एग्जैक्ट लोकेशन की बात करना चाहें तो गाइज यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये जो आपको पंख लाइक स्ट्रक्चर इस प्रकार से ये जो दिख रही है गाइज, ये है ब्रॉड लिगामेंट। ये क्या है, ब्रॉड। इस प्रकार से लेफ्ट साइड में होता है और सेम ऐसे कि ऐसे ये लिगामेंट राइट साइड के अंदर भी होता है, दोनों साइड में होता है। यूट्रस के लिगामेंट वाले चैप्टर के अंदर मैंने बताया था कि यूट्रस का एक मेन लिगामेंट होता है ब्रॉड लिगामेंट, जो कि कोई एक लिगामेंट नहीं है, इसमें कई सारे लिगामेंट शामिल होते हैं, जो कि 3 लिगामेंट शामिल होते हैं। मीजो ओवेरियन होता है, मीजो साल्पिंग्स होता है, मीजो मेट्रियम होता है। तो गाइज यहाँ पे देखना
मीजो ओवेरियम। देखिए गाइज यहाँ सर ये ओवेरी है, तो इस ओवेरी को देखो, ये जो लिगामेंट है ये इस ओवेरी को सपोर्ट कर रहा है। इस लिगामेंट को अपन कहते हैं मीजो ओवेरियन लिगामेंट। गाइज यहाँ पे ये जो है ये फैलोपियन ट्यूब है, और गाइज इस फैलोपियन ट्यूब को ये वाला लिगामेंट सपोर्ट कर रहा है, सो अपन इसे कहेंगे मीजो साल्पिंस लिगामेंट। देन इसके साथ साथ में नीचे का ये जो फैला हुआ एरिया है ये यूट्रस को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए अपन इसे कहते हैं मीजोमेट्रियम लिगामेंट। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है। और इन तीनों लिगामेंट्स को अपन कलेक्टिवली किस नाम से जानते हैं? ब्रॉड लिगामेंट के नाम से अपन इसे जानते हैं। तो गाइज मैं यहाँ से आपको सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा। क्या कहना चाहूँगा? फैलोपियन ट्यूब की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में कि भाई देखो ये तो अपनी फैलोपियन ट्यूब है, और फैलोपियन ट्यूब के नीचे ये जो है ये सारा का सारा ब्रॉड लिगामेंट है। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि इस फैलोपियन ट्यूब लाइज ऑन द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट। ये ब्रॉड लिगामेंट है, और इस ब्रॉड लिगामेंट की ये जो सुपीरियर बॉर्डर है, इस सुपीरियर बॉर्डर के दोनों साइड के अंदर ऊपर गाइस कौन लाइज होती है? दोनों साइड में फैलोपियन ट्यूब लाइज होती हैं, यानी कि फैलोपियन ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं। इट मीन्स यू कैन से दैट कि साहब ईच साइड ऑन द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट टू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आर लाइज नॉन एज ए फैलोपियन ट्यूब। इन दोनों ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को अपन क्या कहेंगे? फैलोपियन ट्यूब कहेंगे, जो दोनों साइड के अंदर ब्रॉड लिगामेंट की सुपीरियर बॉर्डर के ऊपर क्या रहती हैं? लाइज रहती हैं। क्लियर गाइज? तो गाइज इसके बाद में देखो ये सभी की सभी चीज़ें मैंने आपके लिए बड़े अच्छे से क्लियर विजन के अंदर यहाँ पे मेंशन भी कर रखी है। और गाइज इससे बेनिफिट ये होने वाला है कि आप अपने नोट्स बड़े शानदार, बहुत से बच्चे नोट्स बना रहे हैं, बहुत अच्छा है, उनको इन फ्यूचर ये नोट्स काम आने वाले हैं। कि गाइज यहाँ पर आपको जो कंटेंट मिलने वाला है गाइज, मेरा वादा है ऐसा कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। इतना क्लियर और इतना अच्छा कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलना है। सो गाइज यहाँ से आप बड़े अच्छे नोट्स बना सकते हो। देन इस देखो यहाँ पे मेंशन कर रखा है अनदर नेम, तो यहाँ पे कहा कि साहब साल्पिन जिसका दूसरा नेम है, ओविडक्ट भी इसे कहते हैं, यूटेराइन ट्यूब भी अपन कहते हैं। अपन ने कहा कि साहब फैलोपियन ट्यूब संख्या में 2 होती है, और 2 होती है जिसका मतलब क्या है? पेयर्ड है। लोकेशन की बात की अपन ने कि साहब ईच ट्यूब लाइज ऑन सुपीरियर बॉर्डर ऑफ ब्रॉड लिगामेंट, कि साहब हर ट्यूब सुपीरियर बॉर्डर के ब्रॉड लिगामेंट के ऊपर लाइज रहती है। फिर इसके बाद में अपन ने बात की लेंथ की कि साहब लेंथ कितनी होती है? साहब ईच ट्यूब की लेंथ कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर होती है। लेकिन गाइस फॉर काइंड योर नॉलेज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखना है कि साहब फैलोपियन ट्यूब की नॉर्मल लेंथ तो 10 सेंटीमीटर है, लेकिन तब क्या हो जब इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाए, यानी कि इफ़ एनलोगेटेड देन, यानी कि अगर फैलोपियन ट्यूब एनलोगेटेड होती है, एनलोगेटेड का मतलब इसकी लेंथ नॉर्मल से ज़्यादा होती है, 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है, तो ऐसी कंडीशन में ये किसे कॉज करती है गाइज? तो गाइज ऐसी कंडीशन में ये कॉज करती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी को। गाइज हाईलाइट करके मेंशन किया है, इसका मतलब अपने एग्जाम की रिगार्डिंग ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, आपको ध्यान में रखना है। अगर फैलोपियन ट्यूब की लेंथ अगर नॉर्मल से ज़्यादा होती है, एनलार्ज होती है, मोर देन 10 सेंटीमीटर होती है, तो गाइज ये किसे कॉज करेगी? किसे लीड करती है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी को लीड करती है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा गाइज, समझने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर जब फैलोपियन ट्यूब लंबी हो जाती है तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्यों हो जाती है। इससे पहले आपको जानना ये जरूरी है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है। तो गाइज मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ही बताया था आपको, और आगे अपने जब नॉर्मल ओबीसी अपन डिस्कस कर लेंगे तो इसके बाद में एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक एबनॉर्मल कंडीशन है प्रेगनेंसी, जो कि लंबा चैप्टर है, सेपरेट चैप्टर है, अपन डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब है कि भाई देखिए ये यूट्रस का फंडस पार्ट है, ये यूट्रस की 3.5 सेंटीमीटर की बॉडी कैविटी है,
फिर ये इस्थमस है, फिर ये सर्विक्स और फिर ये कौन है, विजाइना। तो गाइज ये 1.5 सेंटीमीटर का क्या है, फंडस है। नॉर्मली जो फर्टिलाइज ओवम होता है यानी कि जो जाइगोट होता है जिसे आप कंसेप्शनल प्रोडक्ट भी कहते हैं, ये यूट्रस की पोस्टीरियर वाल के ऊपर मेनली जस्ट बिलो दी फंडस क्या हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है। लेकिन गाइज होता क्या है, जब फैलोपियन ट्यूब की लेंथ नॉर्मल से ज़्यादा हो या फिर इसके और भी कई सारे कारण हैं कि साहब जब ये जो फर्टिलाइज ओवम है यानी कि जो कंसेप्शनल प्रोडक्ट है ये यूट्रस की 3.5 सेंटीमीटर की नॉर्मल कैविटी के आउटसाइड अगर इम्प्लांट होता है यानी कि इफ इम्प्लांटेशन अकर्स आउटसाइड द नॉर्मल यूटेराइन कैविटी, अगर फर्टिलाइज ओवम का इम्प्लांटेशन यूट्रस की नॉर्मल कैविटी के बाहर होता है तो गाइज अपन इसे क्या कहेंगे, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के नाम से जानेंगे। तो गाइज यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब की बहुत ज़्यादा लेंथ बढ़ती है तो ये किसे कोज करती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी को। यानी कि कौन सी एक्टोपिक प्रेगनेंसी को, ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी को। गाइज यहाँ पे ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब है कि जो फर्टिलाइज ओवम है ये यूट्रस के बजाय इम्प्लांट हो जाता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, तो अपन इसे कहते हैं ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर गाइज ये जो फर्टिलाइज ओवम है यूट्रस की बजाय ओवेरी में इम्प्लांट हो जाता है अपन इसे कहते हैं ओवेरियन प्रेगनेंसी। अगर ये सर्विक्स के अंदर इम्प्लांट होता है अपन इसे कहते हैं सर्वाइकल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। आई होप आप ये समझ रहे होंगे गाइज। देन इसके बाद में मैं यहाँ से आपको समझाना चाह रहा हूँ कि एनलोगेटेड यानी कि अगर फैलोपियन ट्यूब की लेंथ ज़्यादा होती है तो ये किस प्रकार से एक्टोपिक प्रेगनेंसी को कॉज करती है। तो गाइज जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है तो गाइज फर्टिलाइजेशन के 4 से 5वें दिन नॉर्मली फर्टिलाइज ओवम इस यूट्रस की कैविटी में पहुँच जाता है। लेकिन अब आप सोचिए गाइज, और 6वें दिन, लगभग 6वें दिन क्या स्टार्ट हो जाता है, इम्प्लांटेशन स्टार्ट हो जाता है। अब सोचिएगा अगर फैलोपियन ट्यूब की लेंथ नॉर्मल जब 10 सेंटीमीटर होती है तब चौथे दिन या 5वें दिन ये जो ओवम है या फिर जो फर्टिलाइज ओवम है या फिर जाइगोट है ये यूट्रस की कैविटी में इम्प्लांट हो यानी कि आ जाता है 4 से 5वें दिन और 6वें दिन इम्प्लांटेशन शुरू हो जाता है। लेकिन गाइस जब आप सोचिए अगर इस फैलोपियन ट्यूब की लेंथ 10 सेंटीमीटर के बजाय 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो, 15 सेंटीमीटर हो, 18 सेंटीमीटर हो, 20 सेंटीमीटर हो, तो ऐसी कंडीशन में इस फर्टिलाइज ओवम को ट्रेवलिंग करने के अंदर ज़्यादा टाइम लगेगा जिससे कि ये फर्टिलाइजेशन के 4 से 5वें दिन यूट्रस की कैविटी में नहीं पहुंच पाता है। और गाइस ये 6वें दिन तक भी 7वें दिन तक भी फैलोपियन ट्यूब में ही रहता है। और आपको पता है 6वें दिन क्या स्टार्ट हो जाता है, इम्प्लांटेशन स्टार्ट हो जाता है। तो गाइस फैलोपियन ट्यूब एनलोगेट होने की वजह से ये फर्टिलाइज ओवम यूट्रस की कैविटी में टाइमली रीच नहीं कर पाता है, पहुंच नहीं पाता है, जिससे कि इम्प्लांटेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है फैलोपियन ट्यूब में यानी कि यूट्रस की नॉर्मल कैविटी के आउटसाइड, जिसे अपन क्या कहते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो गाइज ये थिंग आपको ध्यान में रखनी है। देन इसके बाद में मैं यहाँ पे एक नेक्स्ट बात और करना चाहूँगा, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या कही गई है, इफ लेंथ इज शॉर्ट देन कॉजेज प्लासेंटा प्रीविया। अगर लेंथ ज़्यादा होती है तब तो एक्टोपिक कोज करती है, और अगर लेंथ नॉर्मल से कम होती है, शॉर्ट का मतलब कम होती है, 10 सेंटीमीटर से कम होती है, देन तो गाइज ऐसी कंडीशन में कोज होता है क्या, प्लासेंटा प्रीविया। अब यहाँ से देखिएगा, सबसे पहले आपको समझने की आवश्यकता है प्लासेंटा प्रीविया को। गाइज ये प्रेगनेंसी की एबनॉर्मल कंडीशन है जो कि अपन डिस्क्रिप्टिवली डिस्कस करेंगे समय आने पर, यानी कि एबनॉर्मल ओबीजी में ओबीजी के डिजीज पोर्शन के अंदर। यहाँ पर मैं आपको बेसिक मीनिंग बताना चाहूँगा प्लासेंटा प्रीविया का। गाइज प्लासेंटा प्रीविया का मतलब होता है कि नॉर्मली इम्प्लांटेशन यूट्रस के अपर सेगमेंट में होता है, अपर सेगमेंट के अंदर भी फंडस के जस्ट नीचे होता है और वो भी यूट्रस की पोस्टीरियर वाल के ऊपर होता है। ये नॉर्मल साइट होती है इम्प्लांटेशन की। लेकिन गाइस अगर इस फर्टिलाइज ओवम यानी कि जाइगोट का इम्प्लांटेशन यूट्रस के अपर सेगमेंट के बजाय अगर लोअर सेगमेंट में होता है तो गाइस इसे अपन कहते हैं प्लासेंटा प्रीविया।
क्या कहेंगे? प्लासेंटा प्रीविया का मतलब है इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज ओवम इन द लोअर सेगमेंट आइदर पार्शियल और ए कंप्लीट, चाहे इसे थोड़ा सा या फिर पूरी तरह से फर्टिलाइज ओवम कहाँ पर इम्प्लांट हो जाए? लोअर सेगमेंट में इम्प्लांट हो जाए, तो अपन इसे क्या कहेंगे? प्लासेंटा प्रीविया। गाइज यहाँ पे अगर फैलोपियन ट्यूब की लेंथ छोटी होती है तो किसे कोज करती है? प्लासेंटा प्रीविया का। जैसा कि अपन ने कहा था गाइज, अपन यहाँ पे चीज़ों को रटेंगे नहीं, हर एक चीज़ को समझेंगे, वो भी रेशनल के साथ में समझेंगे। तो आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ऐसा क्या हुआ कि जिससे फैलोपियन ट्यूब की लेंथ कम होने की वजह से प्लासेंटा प्रीविया हुआ? तो गाइज इसका रेशनल है, ज़रा ध्यान से समझिएगा। गाइज ये अपने यूट्रस का फंडस पार्ट है, इसके बाद में ये जो है यूट्रस की बॉडी कैविटी है, 3.5 सेंटीमीटर नीचे इस समय सर्विक्स और विजाइना है। तो अपन ने क्या कहा गाइज कि इस फैलोपियन ट्यूब की जो लेंथ है वो नॉर्मल से कम है। नॉर्मल से कम का मतलब है 10 सेंटीमीटर से कम है। अब यहाँ समझिएगा कि जब फैलोपियन ट्यूब की नॉर्मल लेंथ होती है 10 सेंटीमीटर की जब लेंथ होती है तो फर्टिलाइज ओवम यानी कि फर्टिलाइजेशन के चौथे दिन या 5वें दिन यूट्रस की कैविटी में पहुंच जाता है और 6वें दिन से इम्प्लांटेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ सोचिएगा इम्प्लांटेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है 6वें दिन और 4 से 5वें दिन ये ओवरियन की जाइगोट पहुँच जाता है यूट्रस के अंदर। अब देखो अगर फैलोपियन ट्यूब की लेंथ यहाँ पे लेस देन 10 सेंटीमीटर होती है तो ऐसी कंडीशन में जो फर्टिलाइज ओवम है ये जल्दी ही यूट्रस की कैविटी में पहुँच जाएगा। और गाइज इम्प्लांटेशन के लिए कुछ इसके फेवरेबल कंडीशंस का होना ज़रूरी है। और गाइज जहां पर ये फर्टिलाइज ओवम 4 से 5वें दिन कैविटी में पहुंच रहा है और अब यहां पे फैलोपियन ट्यूब की लेंथ कम होने की वजह से ये फर्टिलाइजेशन के दूसरे दिन या फिर तीसरे दिन ही यूट्रस की कैविटी में पहुंच गया। तो अभी यानी कि यूट्रस को तो ऐसा लग रहा था कि भाई चौथे दिन या 5वें दिन ओवम आएगा फर्टिलाइज और वो इम्प्लांट होगा, तो अभी अपन चौथे या 5वें दिन इम्प्लांटेशन के लिए तैयार हो जाएंगे। एंडोमेट्रियम तो ऐसा यहाँ पे सोच रही है और यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब की लेंथ कम होने की वजह से ओवम जी पधार गए दूसरे दिन या फिर तीसरे दिन ही यूट्रस के अंदर। और इस टाइम पर यूट्रस के एंडोमेट्रियम इम्प्लांटेशन के लिए तैयार नहीं थी। यूट्रस के एंडोमेट्रियम में सीक्रेशन भरे थे जिससे कि जो फर्टिलाइज ओवम में जाइगोट है वो स्लिप होकर के लोअर सेगमेंट की तरफ सर्विक्स की तरफ मूव कर गया और इम्प्लांटेशन अपर सेगमेंट की बजाय कहाँ हो गया? लोअर सेगमेंट में। और गाइस प्लासेंटा प्रीविया का मतलब यही तो है कि इम्प्लांटेशन अपर सेगमेंट के बजाय लोअर सेगमेंट में हो, तो अपन इसे क्या कहेंगे? प्लासेंटा प्रीविया के नाम से अपन इसे जानेंगे। क्लियर गाइस? देन नेक्स्ट अपन बात करना चाहेंगे फैलोपियन ट्यूब के रिगार्डिंग डेवलपमेंट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। गाइज ये बात मैं आपको जस्ट प्रीवियस लेक्चर के अंदर समझा चुका हूँ डेवलपमेंट ऑफ द यूट्रस के अंदर कि साहब यूट्रस के अंदर यानी कि डेवलपमेंट में सबसे पहले एंडोड्रम बनती है, जर्म लेयर। एंडोड्रम से 2 मुलेरियन डक्ट बनती है। इन 2 मुलेरियन डक्ट से गाइज फीमेल के 3 इंटरनल जेनिटल बनते हैं। एक तो विजाइना बनता है, एक यूट्रस बनता है और तीसरा कौन है? फैलोपियन ट्यूब। और आपने देखा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर कैसे मुलेरियन डक्ट से विजाइना यूट्रस फैलोपियन ट्यूब बनती है। और ध्यान रखना फैलोपियन ट्यूब इस मुलेरियन डक्ट के अपर पार्ट से बनती है जो कि सीधा होता है। कहने का मतलब मुलेरियन डक्ट के अपर वर्टिकल पार्ट से फैलोपियन ट्यूब का डेवलपमेंट होता है। गाइज वो भी कब होता है? प्रेगनेंसी के 6 to 10 वीक, यानी कि फ्रॉम डेवलपमेंट फ्रॉम अपर वर्टिकल पार्ट ऑफ ए मुलेरियन डक्ट 6 to 10 वीक ऑफ जस्टेशन। गाइज यहाँ पे जस्टेशन का मतलब है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को ही दूसरे शब्दों में क्या कहा जाता है? जस्टेशन कहा जाता है। तो प्रेगनेंसी के 6 से 10 वीक पे फैलोपियन ट्यूब का डेवलपमेंट मुलेरियन डक्ट के अपर वर्टिकल पार्ट से होता है। ये बात भी आपको ध्यान में
रखनी है। देन गाइज इसके बाद में मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा ओपनिंग्स ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। अगर आपसे कोई पूछे कि साहब फैलोपियन ट्यूब में कितने प्रकार की ओपनिंग्स पाई जाती है, तो गाइज आपको सीधा सीधा कहना है, सटीक कहना है, पल पल टाइम में कहना है कि भाई फैलोपियन ट्यूब में 2 ओपनिंग पाई जाती है। कौन कौन सी? एक तो यूटेराइन ओपनिंग और दूसरी है पेल्विक ओपनिंग। इस पेल्विक ओपनिंग को अपन एब्डोमिनल ओस्टियम या फिर इसे ओवेरियन ओस्टियम के नाम से भी जानते। अब यहाँ से आप ध्यान से समझिएगा कि यूटेराइन ओपनिंग और पेल्विक ओपनिंग, देखो गाइस पहले तो इनके नाम से ही अपने में फीलिंग आ रही है कि यूटेराइन ओपनिंग। मैं जस्ट एक बार आपको यहाँ से देखो डायग्राम पे लेकर के जाता हूँ। इस डायग्राम पे अपन चलते हैं एक बार यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे देखिएगा, अपन ने कहा कि फैलोपियन ट्यूब की 2 ओपनिंग होती है। एक तो होती है यूटेराइन ओपनिंग, यानी कि ये जो फैलोपियन ट्यूब है ये किस में ओपन हो रही है? यूट्रस के अंदर यहाँ पर ओपन हो रही है। सो गाइज इस ओपनिंग को तो अपन क्या कहेंगे? यूटेराइन ओपनिंग। और गाइस दूसरी बात ध्यान में रखना, फैलोपियन ट्यूब का जो लास्ट पार्ट होता है, एंड पार्ट होता है, जिसको अपन इनफंडिबुलम कहते हैं। गाइस इस इनफंडिबुलम के ऊपर, लास्ट पार्ट के ऊपर, इनफंडिबुलम के भी लास्ट टिप के ऊपर देखिएगा ध्यान से, ये जो आपको छोटे 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 फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं, गाइस इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को अपन कहते हैं फिम्ब्रिया। क्या कहते हैं अपन? कि फैलोपियन ट्यूब का जो एंड पार्ट होता है जिसे अपन इनफंडिबुलम कहते हैं, इस इनफंडिबुलम के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, जिनकी संख्या टिपिकली 20 to 25 होती है, यानी कि 20 से 25 यहाँ पे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं। इन्हें अपन क्या कहते हैं? फिम्ब्रिया। अब यहाँ से ध्यान रखना, इन 20 से 25 फिम्ब्रिया में जो एक फिम्ब्रिया होता है वो सबसे बड़ा फिम्ब्रिया होता है। और गाइज ये फिम्ब्रिया किससे कनेक्ट रहता है, किससे अटैच रहता है? ओवेरी से अटैच होता है। और गाइज इस फिम्ब्रिया के अंदर एक ओपनिंग पाई जाती है, जिस ओपनिंग के द्वारा ओवेरी जो ओवम रिलीज करती है, ये ओवम इस ओपनिंग से होता हुआ फैलोपियन ट्यूब के अंदर एंट्री मारता है। तो गाइज ये जो ओपनिंग है इस फिम्ब्रिया की, सबसे बड़े फिम्ब्रिया की, जो कि ओवेरी से कनेक्ट है, इस ओपनिंग को अपन कहते हैं पेल्विक ओपनिंग या फिर एब्डोमिनल ओस्टियम के नाम से भी अपन इसे जानते हैं। सो गाइज इस प्रकार से ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये 2 क्या हुई? फैलोपियन ट्यूब्स की ओपनिंग हुई। गाइज ये चीज़ भी यहाँ पर आपको बड़े अच्छे तरीके से मेंशन की गई है। क्या कैसे? देखिएगा ज़रा ध्यान से, ये आई थिंक ये नीचे मेंशन की गई है। कहाँ पर मेंशन की गई है? एक जस्ट ए मिनट मैंने गाइज मेंशन तो किया था मैंने, हो सकता है कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो गया होगा कहीं। चलो अभी अपन देख लेते हैं। देखो पता नहीं कहाँ पे ये चला गया है ना, मेरे को मिल नहीं रहा है अभी। ये रहा इनफंडिबुलम की। देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि इनफंडिबुलम होता है पार्ट में, वो लास्ट पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का। और ध्यान रखना एट द एंड ऑफ इनफंडिबुलम, कि इनफंडिबुलम के एंड पर प्रेजेंट होती है 20 से 25 फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नॉन एज, यानी कि कहा जाता है, क्या कहते हैं? फिम्ब्री कहते हैं। फिर देखिए वन ऑफ विच, यानी कि इन 20 से 25 फिम्ब्री में से एक, वन ऑफ विच यानी कि इन 20 से 25 फिम्ब्री में से एक, यानी कि जिनमें से एक फिम्ब्री इज लार्जेस्ट फिम्ब्री, कि 20 से 25 में से एक फिम्ब्रिया सबसे बड़ा फिम्ब्रिया होता है। फिर क्या कहा गया है कि ये सबसे बड़ा फिम्ब्रिया है, इसको अपन एब्डोमिनल ओस्टियम भी कहते हैं, ओवेरियन ओस्टियम भी कहते हैं, या फिर इसे अपन ओवेरियन फिम्ब्रिया के नाम से भी अपन जानते हैं। और गाइज ये जो ओवेरियन फिम्ब्रिया है, इट मीन्स दिस ओवेरियन फिम्ब्रिया, यानी कि विच अटैच टू दी ओवेरी, यानी कि ये सबसे बड़ा जो फिम्ब्रिया है ये ओवेरी से अटैच होता है, इसीलिए अपन इसे ओवेरियन फिम्ब्रिया कह रहे हैं। एंड
attached ovary and ovum comes into fallopian tube by this fimbria, और ओवम इस फिम्ब्रिया के थ्रू किसके अंदर आता है, फेलोपियन ट्यूब में आता है। क्योंकि गाइज ये जो जैसे ही गाइज ये फेलोपियन ट्यूब का लास्ट पार्ट है इन्फंडिबुलम, और इस इन्फंडिबुलम पे इस प्रकार से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं 20 से 25। इनमें से एक प्रोजेक्शन सबसे बड़ा होता है, और ये जो प्रोजेक्शन होता है ये ओवेरी के साथ में कनेक्ट रहता है। और गाइज इस प्रोजेक्शन में एक ओपनिंग पाई जाती है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है ये जो ओपनिंग है इसको तो अपन कहते हैं, क्या कहते हैं, पेल्विक ओपनिंग ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, या फिर आप इसे एब्डोमिनल ओपनिंग ऑफ द फेलोपियन ट्यूब भी कह सकते हो। और ये सबसे बड़ा जो फिम्ब्रिया है जो ओवेरी से कनेक्ट है इसे अपन कहते हैं ओवेरियन फिम्ब्रिया। जो टोटल जो फिम्ब्रिया की संख्या है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की, ये कितनी संख्या है, 20 से 25 संख्या है। तो आई होप गाइज आपने समझा होगा कि साहब फेलोपियन ट्यूब के अंदर यहाँ पर कितने फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। तो गाइज 20 से 25 क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। यानी कि इसके साथ साथ में अपन ने ये भी जाना कि ये जो फेलोपियन ट्यूब है इसकी 2 ओपनिंग होती हैं, यूटेराइन ओपनिंग होती है और कौन सी होती है, पेल्विक ओपनिंग होती है। क्लियर गाइज। देन गाइज इसके बाद में अपन बात करना चाहेंगे ओपनिंग्स के बाद में स्ट्रक्चर ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। स्ट्रक्चर का मतलब प्रीवियस भी अपन डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो भी पर्टिकुलर ऑर्गन है इस पर्टिकुलर ऑर्गन की जो वॉल होती है ये वॉल कितनी लेयर से मिलके बनी है, यानी कि इस ऑर्गन की वॉल कितनी लेयर से मिलके बनी होती है। इस स्ट्रक्चर में मोटा मोटी तौर पे अपन ये बात करते हैं। और गाइज यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि जो द वॉल ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर, यानी कि जो फेलोपियन ट्यूब की वॉल है ये कितनी लेयर से मिलके बनी होती है, 3 लेयर से मिलके बनी होती है। जस्ट एग्जाम्पल आप देखिएगा यहाँ पे, माना कि आप इमेजिंग कर लो कि साहब ये फेलोपियन ट्यूब की एक मिनट, ये फेलोपियन ट्यूब की क्या है, वॉल है, और ये जो वॉल है ये इस प्रकार से 1 2 और 3 कितनी लेयरों से मिलके बनी होती है, 3 लेयरों से मिलके बनी होती है किसकी वॉल ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। अब यहाँ से देखो 3 है, तो एक तो आउटर मोस्ट लेयर होगी, एक मिडल लेयर होगी और एक इनर मोस्ट लेयर होगी। तो यहाँ पे गाइज मैं बात करना चाहूँगा कि फेलोपियन ट्यूब की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ये एक प्रकार का सीरस कोट होता है। अब देखिएगा सीरस कोट का मतलब है ये आउटर मोस्ट लेयर इज कंसिस्ट ऑफ पेरिटोनियम, जो अपना एलिमेंट्री कैनाल है, यानी कि इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो अपना एलिमेंट्री कैनाल है गाइज, इस एलिमेंट्री कैनाल की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे कहते हैं अपन पेरिटोनियम। और गाइज यूट्रस के अंदर जब मैंने आपको यूट्रस के रिलेशंस पढ़ाए थे, पोच ऑफ डगल्स पढ़ाया था, रेक्टो यूटेराइन पोच आपने डिस्कस किया था, वेसिको यूटेराइन पोच आपने डिस्कस किया था। तो गाइज वहाँ पर मैंने कहा था कि फीमेल की जो इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो सुपरफिशियली पेरिटोनियम के द्वारा लाइंड होते हैं। और गाइज यहाँ पर भी जो अपनी जो फेलोपियन ट्यूब है ये पेरिटोनियम के द्वारा ऊपर से लाइंड होती है। और इस फेलोपियन ट्यूब की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो बनी ही किससे होती है, इस पेरिटोनियम से बनी होती है, जिसे अपन सीरस कोट भी कहते हैं। तो गाइस ध्यान रखना, आउटर मोस्ट लेयर इज सीरस कोट विच इज मेड अप ऑफ ए पेरिटोनियम। देन इसके बाद में, यानी कि ये तो पेरिटोनियम हो गई, फिर इसके बाद में अपन बात करना चाहेंगे इस मिडल लेयर की। तो गाइस मिडल लेयर इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। गाइस मैं प्रीवियसली आपको बता चुका हूँ कि अपनी बॉडी के अंदर कुल 3 प्रकार की मसल हैं। कौन कौन सी, एक तो वॉल्यूंट्री मसल, एक इनवॉल्यूंट्री मसल और एक स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल। तो गाइस यहाँ पे जो वॉल्यूंट्री मसल होती है इसका दूसरा नाम होता है स्केलेटल मसल, और जो इनवॉल्यूंट्री मसल होती है इसे अपन कहते हैं स्मूथ मसल, जो अपने कंट्रोल में नहीं होती। अपन इन स्मूथ मसल को, इन इनवॉल्यूंट्री मसल को अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट या फिर रिलैक्स नहीं करवा सकते, अपनी मर्जी से इनकी कॉन्ट्रैक्शन की रेट को कम या फिर ज़्यादा नहीं कर सकते। जैसे कि मैं आपको यहाँ
पर स्मूथ मसल का एक एग्जांपल दूं, अपनी जो इंटेस्टाइन होती है इसके अंदर भी मस्कुलर लेयर होती है, जिसके अंदर भी मसल्स है। वो मसल स्मूथ मसल है क्योंकि उस मसल के ऊपर अपना कंट्रोल नहीं रहता। एक बार सोच के देखो, क्या अपन अपनी इच्छा से इंटेस्टाइन के पेरिस्टालसिस मूवमेंट की इंटेंसिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं? उन्हें स्ट्रॉन्ग या वीक कर सकते हैं? उनकी रेट को कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं? भाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो इंटेस्टाइन की मसल है ये स्मूथ मसल है, इनवॉल्यूंटरी मसल है, ये अपने कंट्रोल में नहीं है। ये एएनएस यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का आदेश मानती है। तो गाइज इसी प्रकार से अपनी जो फैलोपियन ट्यूब होती है इसकी भी मिडिल लेयर किससे बनती है? स्मूथ मसल से बनती है। और ध्यान रखना, जैसा कि यूट्रस में था, जैसा कि विजाइना के अंदर था, भाई यूट्रस में तो अपन ने कहा था कि जो यूट्रस की जो मस्कुलर लेयर है, मिडिल लेयर है, वो स्मूथ मसल से बनी होती है, लेकिन वहाँ पे 3 प्रकार के मसल फाइबर थे यूट्रस में। लेकिन जो विजाइना थी उसके अंदर भी मस्कुलर लेयर होती है, वहाँ पर भी स्मूथ मसल सी होती हैं बेसिकली। और ध्यान रखना, उस स्मूथ मसल्स के अंदर कितने प्रकार के मसल फाइबर थे? विजाइना के अंदर 2 प्रकार के मसल फाइबर थे, जस्ट प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको समझाया था। और गाइज इसी प्रकार से अपनी फैलोपियन ट्यूब का भी जो मिडिल लेयर होती है स्मूथ मसल्स की बनी होती है। और इन स्मूथ मसल्स के कितने मसल फाइबर होते हैं? 2 मसल फाइबर्स। देयर आर 2 मसल फाइबर, 2 टाइप ऑफ मसल फाइबर्स इन स्मूथ मसल्स ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। क्लियर गाइज? देन अब मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि इन आउटर साइड में, जैसे कि विजाइना की मस्कुलर लेयर के अंदर भी आउटर साइड में कौन से मसल फाइबर होते हैं? लॉन्जिट्यूडिनल मसल फाइबर, यानी कि वर्टिकल। कैसे? बिल्कुल ऐसे खड़े मसल फाइबर, वर्टिकल पिलर के जैसे ऐसे सीधे खड़े मसल फाइबर को अपन क्या कहते हैं? वर्टिकल मसल फाइबर, जो कि फैलोपियन ट्यूब में किस साइड होता है? आउटर साइड में। आउटर साइड का मतलब पेरिटोनियम की तरफ, इस प्रकार से, है ना। देन इसके बाद में इनर साइड के अंदर कौन सा मसल फाइबर होता है? सर्कुलर, यानी कि किस प्रकार से? इस प्रकार से सर्किल के अंदर, इस प्रकार से सर्किल वाला मसल फाइबर, जो कि इस साइड में होता है? इनर साइड में होता है, यानी कि फैलोपियन ट्यूब की इनर मोस्ट लेयर की तरफ होता है। गाइज ये अपनी थी फैलोपियन ट्यूब की सेकंड लेयर और मिडल लेयर। देन इसके बाद में मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा गाइज, बड़ी इंपॉर्टेंट लेयर, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, जिसे अपन कहते हैं म्यूकोजल लेयर, क्योंकि ये क्या होती है? एक प्रकार की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है गाइज? म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। तो गाइज यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि फैलोपियन ट्यूब की जो इनर मोस्ट लेयर होती है ये कौन सी लेयर होती है? म्यूकोजल लेयर होती है, यानी कि एक प्रकार की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। और गाइज जब भी आप कोई ऑर्गन पढ़ते हो तो आप देखते हो कि हर ऑर्गन की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो किसी ना किसी प्रकार की एपिथेलियम के द्वारा लाइंड होती है। जैसे कि अपन ने डिस्कस किया कि साहब जो अपने एक्सटर्नल जेनाइटल्स होते हैं उनमें एपिथेलियम पाई जाती है, कौन सी? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। विजाइना के अंदर भी स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम पाई जाती है। यूट्रस के अंदर यानी कि एंडोमेट्रियम के अंदर कोल्यूमिनार एपिथेलियम पाई जाती है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको ध्यान में रखना है कि अपनी जो फैलोपियन ट्यूब होती है, इस फैलोपियन ट्यूब की जो इनर मोस्ट लेयर यानी कि जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन होती है ये कौन सी एपिथेलियम के द्वारा लाइन रहती है? तो गाइस बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाय द विच एपिथेलियम द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज लाइंड, कि फैलोपियन ट्यूब की इनर मोस्ट लेयर कौन सी एपिथेलियम के द्वारा लाइंड होती है? तो गाइस ध्यान रखना, कौन से एपिथेलियम के द्वारा? सीलिएटेड कोल्यूमिनार एपिथेलियम। यहाँ नीचे देखिएगा मैंने अच्छे से मेंशन किया है, वो भी हाईलाइट करके मेंशन किया है, देखिएगा। लाइन बाई कौन लाइन है? इनर मोस्ट लेयर म्यूकोजल लेयर ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज लाइंड बाई सीलिएटेड कोल्यूमिनार एपिथेलियम। जैसे कि भाई देखो यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूँ कि भाई इमेजिंग दैट ये अपनी फैलोपियन ट्यूब है और यहाँ पर इनफंडिबुलम पे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। और मान लीजिए कि साहब ये जो मैं यहाँ पे लेयर बना रहा हूँ ये जो रेड कलर से ये फैलोपियन ट्यूब की इनर मोस्ट लेयर कौन सी लेयर है? म्यूकोजल लेयर है। अब क्या कह रहे हैं कि फैलोपियन ट्यूब की जो म्यूकोजल लेयर होती है गाइज, ये म्यूकोजल लेयर
कोलम जैसी यानी कि इस प्रकार की एपिथेलियम, कोलम जैसी एपिथेलियम्स के द्वारा दोनों साइड से इस प्रकार से क्या रहती है, लाइन रहती है। और इन कोलम जैसी एपिथेलियल सेल्स के ऊपर क्या पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, सीलियाज यानी कि हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर, इस प्रकार से क्या पाए जाते हैं, इनके ऊपर सीलियाज पाए जाते हैं। अब गाइस जरा ध्यान से देखिएगा इन सीलियास का फ़ायदा होता क्या है। भाई देखो जैसे ही यानी कि इनके ऊपर सीलियास पाए जाते हैं और गाइस ये जो सीलियाज होते हैं इन सीलियास के बीच में यहाँ पर ओवम फंस जाता है, जिससे कि होता क्या है कि जब भी फैलोपियन ट्यूब में डायलेशन होता है, रिलैक्सेशन होता है, तो ओवम वापस बैकवर्ड मूव नहीं कर पाता, ये फॉरवर्ड यूट्रस की तरफ मूव करता चला जाता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो फैलोपियन ट्यूब होती है इसकी जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो कौन से एपिथेलियम के द्वारा लाइन होती है, सीलिएटेड कोल्यूमनार एपिथेलियम। अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट थिंग और ध्यान में रखनी है, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, व्हाट्सएप फेसबुक के ऊपर देखा होगा कि पेज सेल्स आर प्रेजेंट इन विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, कि मानव शरीर के कौन से ऑर्गन के अंदर पेज सेल्स प्रेजेंट होती हैं। वहाँ बड़े बड़े ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती हैं, या थाइमस ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होती हैं, या फिर हार्ट में प्रेजेंट होती हैं, या फिर फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होती है। तो गाइस आज से आप कहोगे कि जो पेज सेल्स होती है वो फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होती है। यहाँ तक कि नहीं, मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ फैलोपियन ट्यूब में ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो देखिएगा यहाँ पे मेंशन किया है बिटवीन सीलिएटेड कोल्यूमनार एपिथेलियल सेल्स, यानी कि ये जो सीलिएटेड कोल्यूमनार एपिथेलियल सेल्स है ना, ये इनके बीच के अंदर कहाँ पर, इन सीलिएटेड कोल्यूमनार एपिथेलियल सेल्स के इस प्रकार से बीच के अंदर एक स्पेशल टाइप की इस प्रकार से सेल प्रेजेंट होती है। गाइज इस सेल को अपन क्या कहते हैं, पेज सेल कहते हैं। क्या कहेंगे गाइज, पेज सेल्स के नाम से जानेंगे। तो ध्यान रखना पेज सेल्स किस में प्रेजेंट होती हैं, इसके अंदर फैलोपियन ट्यूब में भी कहाँ पर, जो सीलिएटेड कोल्यूमनार एपिथेलियम होती है इन सेल्स के बीच के अंदर प्रेजेंट होती है। गाइज ये एक प्रकार की स्पेशल सेल्स हैं जो पेज सेल्स है, एक प्रकार की सीक्रेटरी सेल्स है। और गाइज ये जो पेज सेल्स होती है ना, इन पेज सेल्स का जो फंक्शन होता है, फंक्शन ऑफ द पेज सेल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेज सेल एक स्पेशल सेल्स है, सीक्रेटरी सेल्स है। तो गाइज ये पेज सेल्स क्या काम करती हैं, तो गाइज ये जो पेज सेल्स होती हैं ये अपने सीक्रेशंस के द्वारा जो फर्टिलाइज ओवम होता है, जिसे आप जाइगोट भी कहते हो, उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। जैसा है गाइस आप जानते हो कि भाई अपने बॉडी की हर एक सेल को जिंदा रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, यानी कि न्यूट्रिशन चाहिए ही चाहिए। तो सोचिए अब फैलोपियन ट्यूब के अंदर तो कोई ब्लड भरा नहीं है कि जहाँ से ये न्यूट्रिशन कैरी कर लेगी प्लाज्मा से। अब वहाँ पर इस ओवम को, इस जाइगोट को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, इन्हीं पेज सेल्स के सीक्रेशन से। यानी कि फंक्शन ऑफ द पेज सेल इज इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन, देखो इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू कंसेप्शनल प्रोडक्ट। गाइज यहाँ पर भी ये कंसेप्शनल प्रोडक्ट भी आई थिंक आपके लिए नया वर्ड है, लेकिन आज से ये पुराना हो जाएगा। गाइज अपन जब ओवम और स्पर्म का जब मिलन होता है तो इनके मिलन की जो प्रोसेस होती है गाइज, इसे अपन क्या कहते हैं, इसे अपन कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और गाइज फर्टिलाइजेशन का दूसरा नाम है कंसेप्शन। क्या, फर्टिलाइजेशन को अपन क्या कहते हैं, कंसेप्शन। और गाइज फर्टिलाइजेशन या फिर कंसेप्शन के रिजल्ट में, यानी कि ओवम और स्पर्म के दोनों के आपस में फ्यूज होने के रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट को आप क्या कहते हो, कंसेप्शनल प्रोडक्ट। यानी कि जो जाइगोट होता है उसे क्या कह सकते हो आप, कंसेप्शनल प्रोडक्ट। तो गाइज पेज सेल्स का यहाँ पे काम है कि जो कंसेप्शनल प्रोडक्ट होता है, जो जाइगोट होता है, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का ये काम है
करती है। देन गाइज इसके साथ साथ में मैं यहाँ पे और बात करना चाहूँगा इन पेज सेल्स के रिगार्डिंग। क्या बात करना चाहूँगा? एक्टिविटी ऑफ पेज सेल्स। गाइज एक्टिविटी ऑफ पेज सेल्स का मतलब कि पेज सेल्स कितना सीक्रेशन करें, सीक्रेशन कम करना है या ज़्यादा करना है, या फिर पेज सेल्स की संख्या अभी जितनी है उतनी रहनी है या फिर इनकी संख्या बढ़नी है। कहने का मतलब ऑल ओवर एक्टिविटी ऑफ द पेज सेल की सारी जो एक्टिविटी होती है ये कंट्रोल की जाती है। यानी कि एक्टिविटी ऑफ पेज सेल कंट्रोल्ड बाय 2 हार्मोन, फर्स्ट वन इज एस्ट्रोजन एंड सेकंड वन इज प्रोजेस्टेरोन। गाइस आपको ध्यान रखना है कि पेज सेल्स की जो एक्टिविटी है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के द्वारा कंट्रोल की जाती है। और गाइस मैं यहाँ पर आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आखिर एस्ट्रोजन क्या कंट्रोल करता है, एस्ट्रोजन क्या कंट्रोल करता है और प्रोजेस्टेरोन क्या कंट्रोल करता है। तो गाइस जैसा कि आपको पता है कि भाई एस्ट्रोजन का मेन काम होता है जो अपनी एंडोमेट्रियम होती है और एंडोमेट्रियम की जो सेल्स होती है इन सेल्स में हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया करना। हाइपरट्रोफी का मतलब सेल की साइज का बढ़ना और हाइपरप्लेजिया का मतलब सेल्स की संख्या का बढ़ना। तो गाइज यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा बिल्कुल वैसा ही काम होता है एस्ट्रोजन का। ये जो एस्ट्रोजन है इट इज यानी कि एस्ट्रोजन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हाइपरप्लेजिया इन पेज सेल्स। और हाइपरप्लेजिया का मतलब क्या होता है गाइज? इंक्रीज इन नंबर। इंक्रीज हाइपरप्लेजिया का मतलब होता है गाइज इंक्रीज इन नंबर्स, कि जब सेल डिवीज़न की रेट बढ़ती है तो सेल्स की संख्या भी बढ़ती है। तो सेल्स की जब संख्या बढ़ती है तो इसकी टर्म क्या बनाई गई है? हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया का मतलब जब सेल्स की संख्या बढ़ती है तो इसे क्या कहेंगे? हाइपरप्लेजिया। तो गाइज अगर प्रोडक्ट यानी कि फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, तो जाइगोट को अब न्यूट्रिशन चाहिए। इसके लिए पेज सेल्स को ज़्यादा सीक्रेशन करने की आवश्यकता है, क्योंकि धीरे धीरे जाइगोट भी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 मल्टीप्लाई होता जा रहा है, जिससे कि उसकी न्यूट्रिशनल डिमांड भी बढ़ती जा रही है। तो उसके अकॉर्डिंग पेज सेल्स को भी सीक्रेशन क्या करने हैं? ज़्यादा करने हैं। अब भाई देखो अगर यहाँ पे माना कि पेज सेल संख्या में 100 है तो ज़्यादा सीक्रेशन कैसे करेगी? इसके लिए पेज सेल्स की संख्या बढ़नी जरूरी है ताकि इसकी सीक्रेशन भी बढ़ सके। तो गाइज यहाँ पर एस्ट्रोजन क्या कर देता है? इन पेज सेल्स में हाइपरप्लेजिया कर देता है, इनकी संख्या को बढ़ा देता है ताकि पेज सेल्स की सीक्रेशन ज़्यादा हो सके। यानी कि एस्ट्रोजन का जो मोटा मोटा काम है वो पेज सेल्स की संख्या को बढ़ाने का है, हाइपरप्लेजिया करने का है। और यहाँ पे देख रहे हैं जो प्रोजेस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन मेंटेन द सीक्रेशनल एक्टिविटी ऑफ ए पेज सेल। जो प्रोजेस्टेरोन है ये पेज सेल्स की सीक्रेशनल एक्टिविटी को मेंटेन रखता है। गाइस सीक्रेशनल एक्टिविटी को मेंटेन रखने का मतलब है अगर प्रोजेस्टेरोन अगर कम होगा तो पेज सेल्स की सीक्रेशन भी कम होंगे, अगर प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा होगा तो गाइस पेज सेल्स की सीक्रेशन भी क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। इट मीन्स आपको ध्यान रखना है कि साहब जो प्रोजेस्टेरोन है ये स्पेशली पेज सेल्स की सीक्रेशनल एक्टिविटी को क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो गाइज इस लेक्चर के अंदर अपन ने बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग्स डिस्कस की हैं फैलोपियन ट्यूब के रिगार्डिंग। बड़ी इंपॉर्टेंट है एपिथेलियम और पेज सेल, इनका फंक्शन और साथ साथ में पेज सेल्स की एक्टिविटी कंट्रोल किस किस के द्वारा और कैसे कैसे होती है, ये सभी चीज़ें अपन ने डिस्कस की हैं। आई होप गाइज आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। मैं जितना जल्दी हो सकेगा आपके डाउट का रिप्लाई करूँगा। और गाइज अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को, वीडियो को, लेक्चर को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब तो करना ही करना है, ताकि आपको हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो गाइज अपन नेक्स्ट जो अपना पार्ट आने वाला है फैलोपियन ट्यूब का, ये पार्ट 1 है। नेक्स्ट अपन सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे जिसके अंदर फैलोपियन ट्यूब के अपन ऑल ओवर पार्ट डिस्कस करेंगे। पार्ट से क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी होती हैं, क्या फैलोपियन ट्यूब की ब्लड सप्लाई वगैरह, कहने का मतलब और भी मैनी मोर अपन नेक्स्ट यानी कि फैलोपियन ट्यूब के पार्ट 2 के अंदर डिस्कस करेंगे। तो गाइज अभी के लिए अलविदा, सी यू, नेक्स्ट मिलते हैं
हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, मिलते हैं फेलोपियन ट्यूब के पार्ट 2 के अंदर। ओके गाइज, थैंक्स ए लॉट डियर्स, ऑल डियर्स। ओके एवरीबॉडी।